नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि राज्य कृषि सेवा से संबंधित आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस कराया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, हम सभी लोग उस पर बारी बारी पर चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ष 2020 में जो पूछे गए प्रश्न थे, सभी प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। अब वर्ष 2013 के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन पर हम सभी लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। पहला हमारा प्रश्न है कि आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है। कह रहा है कि जो आइसक्रीम होती है उसमें दुग्ध वसा की मात्रा कितनी होती है। इसकी बात की जा रही है। आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग कितना प्रतिशत होता है। आपके ऑप्शंस हैं 8, 12, 16 और 20। आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 8 होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बस जो दुग्ध वसा का मात्रा होती है 12% होती है, या फिर 16% या 20% होती है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? यहाँ पर बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12% के आसपास। तो एक एक करके हम सभी लोग नोट करते हैं अन्य बिंदुओं को भी, इसके अंतर्गत कितनी वसा की मात्रा पाई जाती है। तो इधर हम लिख लेते हैं अपना दुग्ध उत्पाद, इधर लिख लेते हैं दुग्ध उत्पाद, और इधर लिख देते हैं वसा प्रतिशत, वसा का प्रतिशत। ठीक, ये हो गया आपका प्रतिशत। तो पहला तो हमारा आइसक्रीम के बारे में प्रश्न है, तो आइसक्रीम को ही देखते हैं। जो दुग्ध उत्पाद आइसक्रीम है, इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो करीब 10 से लेकर के 12% के अंतर्गत होती है आइसक्रीम में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं जो पनीर होती है, पनीर जो दुग्ध उत्पाद होता है, पनीर के अंतर्गत कितना होता है? पनीर की अगर बात की जाए तो पनीर के अंतर्गत 25.1% के आसपास वसा होती है। कितनी होती है? तो 25.1%, या फिर हम इसको 25% भी कह सकते हैं। तो आइसक्रीम के अंतर्गत 10 से 12%, वहीं पनीर में 25.1%। अब खोए की बात करते हैं। खोया में कितने वसा की मात्रा पाई जाती है? तो खोया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका गाय के भैंस का खोया, और दूसरा गाय के दूध का खोया और भैंस के दूध से तैयार खोया। तो गाय का क्या रहेगा? जो गाय के दूध से तैयार किया हुआ खोया होगा, उसकी अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत करीब 25.7% इसमें वसा पाई जाती है। 25.7%। वहीं जो भैंस के दूध से तैयार किया गया होगा, भैंस के दूध से जो तैयार किए गए हैं, उसमें प्रतिशत की मात्रा कितनी रहेगी खोया के अंतर्गत? तो 37.1%। कितना? तो 37.1%। अब बात की जाए पनीर की, हम सभी लोगों ने नोट कर लिया, खोया को भी समझ लिया। दही में कितने वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो दही में 5.70% कह सकते हैं। दही में कितनी पाई जाएगी? तो 5.70। अब हम सभी लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो आइसक्रीम के अंतर्गत दूध वसा का प्रतिशत अमूमन 10 से 12% पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। वहीं अगर बात की जाए खोए की, तो खोए में जो गाय के दूध से खोया तैयार किया जाता है, तो उसके अंतर्गत 25.7% के आसपास वसा प्रतिशत होता है। वहीं जो भैंस के दूध से तैयार किया गया खोया होता है, उसमें वसा की मात्रा कितनी रहती है? तो 37.1% के 37.1% के आसपास मात्रा रहती है। ठीक है। और पनीर में 25.1% टू 25.1% के आसपास आपकी वसा की मात्रा रहेगी। दही में कितनी रहेगी? तो 5.70 के आसपास दही में वसा की मात्रा पाई जाएगी। ये सभी दुग्ध के उत्पाद हैं इधर आपके जो दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बर्बरी नस्ल है किसकी? जो बर्बरी नस्ल है, बर्बरी की बात की जा रही है, यहाँ पर किसकी नस्ल है? आपके ऑप्शन हैं बकरी की, गाय की, भैंस की, या फिर भेड़ की। तो जो बर्बरी नस्ल है, यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बकरी की नस्ल है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम सभी लोग कुछ अन्य नस्लों की बात करते हैं जो दुग्ध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, मांस उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, बालों के लिए जानी जाने वाली, या फिर कह सकते हैं खाल के लिए जाने जाने वाली। तो एक एक करके हम सभी लोग नोट करते हैं। तो पहली तो हम सभी लोग नोट करते हैं कौन सी? दुधारू वाली। दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं? तो पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक करके नोट भी कर लेंगे।
तो जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, मालबारी, सुरती, ये सभी क्या हैं, ये दुधारू नस्लें हैं किसकी, बकरी की। तो कौन कौन सी हो गई आपकी, बर्बरी हो गई आपकी, पहले नोट कर लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न में भी है आपकी, बर्बरी हो गई आपकी, जमुनापारी हो गई, जमुनापारी हो गई, ठीक है, बीटल हो गया, मालबारी हो गया, बीटल, मालबारी, बर्बरी, बीटल, मालबारी, जमुनापारी, सूरती, सानेन, सूरती हो गई, सानेन हो गई, ये सभी दुधारू नस्लों के उदाहरण हो गए। मांस की बात की जाए, मांस उत्पादन में किनका योगदान रहता है, किन नस्लों का योगदान रहता है, तो मांस उत्पादन के लिए बात की जाए तो मेहसाना हो गया, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी, मालबारी, ब्लैक बंगाल, इन सब का मांस उत्पादन में योगदान रहता है। तो किसका किसका रहता है, तो मेहसाना हो गया आपका, मेहसाना, मारवाड़ी, मालबारी, मारवाड़ी, मालबारी, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, ये सभी हो गई आपके मांस उत्पादन के लिए। अन्य की बात की जाए, बाल उत्पादन के लिए, जो बाल में योगदान देते हैं बाल उत्पादन में, या जिनके बाल सर्वाधिक अधिक पाए जाते हैं, कौन कौन से, पश्मीनी हो गई आपकी, चेंगू, अंगोरा, चंगथांगी, ये सभी बाल के लिए अहम मानी जाती हैं। कौन कौन सी, तो पश्मीना हो गई आपकी, बहुत बार पूछा गया पश्मीना को लेकर के, पश्मीना, चेगू, अंगोरा, चेगू, अंगोरा, पश्मीना हो गई, चेगू हो गया, अंगोरा हो गया, चंगथांगी हो गया, चंगथांगी, ये सभी बाल के अंतर्गत हो गई हैं आपकी। वहीं खाल की बात की जाए, किस नस्ल की, किस्मों की, जो किस नस्ल की बकरियां होती जिनका खाल महत्वपूर्ण होती, जिससे ढोलक वगैरह बनाई जा सके या अन्य कुछ उद्योगों में उनका इस्तेमाल हो सके, कौन कौन सी, ब्लैक बंगाल हो गई, मालबारी, बंगाली, कश्मीरी, ये सभी खाल उत्पादन में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। कौन कौन सी, तो बंगाली हो गई आपकी, ब्लैक बंगाल हो गई जो मांस उत्पादन के लिए भी अहम है, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल हो गया आपका, और बंगाली हो गई, कश्मीरी, ये सभी खाल उत्पादन में अपना योगदान प्रदान करते हैं। एक बार फिर से हम सभी लोग समझ लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो अगर बकरियों की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों की बात की जाए, जैसे कि दुधारू नस्ल के लिए कौन कौन सी दूध उत्पादन में इनका अहम योगदान रहेगा, तो सानेन हो गई आपकी, बर्बरी, बीटल, मालबारी, सुरती, जमुनापारी, ये सभी दूध उत्पादन में अपना अहम योगदान प्रदान करती हैं। अब मांस उत्पादन की बात की जाए, मांस उत्पादन में किनका अहम योगदान है, मेहसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, मालबारी, ब्लैक बंगाल, ये सभी मांस उत्पादन में अपना अहम योगदान देती हैं। बाल उत्पादन में जिनके सर्वाधिक बाल पाए जाते हैं, पश्मीना, कश्मीरी, चेगू, अंगोरा, चंगथांगी, ये सभी बाल उत्पादन में अपना अहम योगदान देते हैं। खाल उत्पादन, खाल का कह सकते हैं कि जैसे ढोलक बनाई जाती है खाल की, तो यह अन्य योगदान जो चर्म उद्योग है उनमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। बंगाली हो गई आपकी, ब्लैक बंगाल हो, कश्मीरी, इस प्रकार की जो किस्में हैं इनका योगदान होता है। कभी कभी सीधे तौर पर जैसे पूछा गया बकरी नस्ल, बर्बरी नस्ल किसकी है, तो बकरी की है, या अन्य किस्म का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए यह किस्म किसकी है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। असील एक नस्ल है, किसकी है, पूछ रहा है कि जो असील एक नस्ल है या किसकी है। आपके ऑप्शन हैं बतख की, टर्की की, या फिर मुर्गी की, या गिनी फाउल की। तो जो ऑप्शन आपका असील है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये दोस्तों मुर्गी की एक किस्म है, नस्ल है मुर्गी की असील। तो असील का इस्तेमाल देखा जाए तो व्यापक रूप से लड़ाई के उद्देश्य से भी पाली जाती हैं। असील का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जो असील नस्ल की मुर्गी होती है इनके लिए लड़ाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो खेल वगैरह क्या होते हैं, लड़ाई के उद्देश्य से असील का कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है नस्ल का। इस अन्य कुछ किस्मों पर बात करें, अन्य किस्में कौन कौन सी हैं जिनको हमें समझना चाहिए।
पहली तो हो गई आपकी मांस उत्पादन के लिए, तो मांस उत्पादन की अगर बात की जाए, जैसे कि हो गई ब्रह्मा हो गई, चटगांव हो गई, असील हो गई, न्यू हैम्पशायर, ये सभी मांस उत्पादन में अपना अहम योगदान देते हैं। कौन कौन सी? तो ब्रह्मा, ब्रह्मा हो गया आपका, कोचीन हो गई, ब्रह्मा, कोचीन, न्यू हैम्पशायर, ब्रह्मा, कोचीन, न्यू हैम्पशायर, असील, ये सभी मांस उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगली हमारी क्या रहेगी? अंडा उत्पादन के लिए। अच्छा, कई बार पूछा भी गया कि असील नस्ल का पालन किस उद्देश्य से किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए लड़ाई के उद्देश्य से किया था। अंडा उत्पादन की बात की जाए तो मिनोर्क हो गया, व्हाइट लेगहॉर्न हो गया। व्हाइट लेगहॉर्न एक बहुत चर्चित नस्ल है जिसको कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। मिनोरका हो गया आपका, मिनोरका, व्हाइट लेगहॉर्न हो गई, व्हाइट लेगहॉर्न। तो ये तो हो गई अंडा उत्पादन को लेकर के। अन्य हमारी कौन सी किस्में रहेंगी? द्विउद्देशीय नस्ल हो गई, अंडा एवं मांस के लिए जिनका उत्पादन किया जाता है। द्विउद्देशीय, जैसे कि एक हो गई आपकी अंडा के साथ साथ मांस उत्पादन में भी अपना योगदान दे। तो कौन कौन सी किस्में हैं इसके अंतर्गत? द्विउद्देशीय नस्लों की बात की जाए तो पहली किस्म तो रोड आइसलैंड रेड हो गई, जो कि कई बार पूछी गई। प्लाईमाउथ रॉक हो गई, ये सभी किस्में द्विउद्देशीय नस्ल के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से? तो रोड आइसलैंड, रोड आइसलैंड, रोड आइसलैंड रेड। अन्य कौन सी हो गई हमारी? ऑस्ट्रोलार्प हो गई, ऑस्ट्रोलार्प हो गया, प्लाईमाउथ रॉक हो गया। ये सभी किस्में हो गई। ठीक है, तो ये मुर्गी के अंतर्गत ही किस्में हैं, इसको आप सभी लोग याद रखिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। वैसे एक ट्रिक भी आप सभी लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा असील लेने कोचीन गया, वहीं न्यू हैम्पशायर के साथ चिट कर गया, तो इसके अंतर्गत कई किस्में शामिल हो जाएंगी। क्या है ट्रिक? तो ब्रह्मा असील लेने, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं ब्राह्मा होगा, ब्रह्मा असील लेने कोचीन गया, वहीं न्यू हैम्पशायर के साथ चिट कर गया। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। खैर समझते हैं एक एक करके। अंडा उत्पादन के लिए अगर बात की जाए तो आपकी मिनोर्क हो गया, व्हाइट लेगहॉर्न किस्म हो गई। वहीं मांस उत्पादन के लिए ब्राह्मा, कोचीन, चटगांव, न्यू हैम्पशायर, असील, ये हो गई। द्विउद्देशीय नस्लों की बात की जाए, द्विउद्देशीय का यहाँ पर तात्पर्य क्या होगा? जिनका योगदान अंडा उत्पादन में भी रहे और अंडा उत्पादन के साथ साथ मांस उत्पादन में भी रहे। तो रोड आइसलैंड रेड हो गया, ऑस्ट्रोलार्प हो गई, प्लाईमाउथ रॉक हो गया, ये सभी द्विउद्देशीय नस्ल के अंतर्गत आ गई। असील जो नस्ल है या किसके लिए पाली जाती है? तो हाँ, यह मुर्गी एक किस्म है, नस्ल है मुर्गी की, और यह लड़ाई के उद्देश्य से अहम है। आगे बढ़ते हैं। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल किसकी? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल किसकी? आपके ऑप्शंस हैं कि बकरी, भेड़, बतख या फिर सुअर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुअर दोस्तों। तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर का है, यह सुअर की एक किस्म है। किसकी किस्म नस्ल है? सुअर की एक नस्ल है। ठीक है, तो अन्य किस्मों की बात की जाए, जैसे कि अन्य किस्मों को नोट कर लेते हैं हम सभी लोग। अन्य किस्में कौन कौन सी जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं? तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल आप लोगों ने नोट ही कर लिया है, ये आपके प्रश्न में ही दी हुई है। मिडिल व्हाइट हो गई, कौन सी? तो मिडिल व्हाइट, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर।
अगली हो गई हमारी लैंड रेस हो गई, कौन सी, तो लैंड रेस, टैमवर्थ, बर्साइल, टैमवर्थ हो गई। ये सभी किसकी किस्में हैं, तो सुअर की किस्में हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दिया हुआ है भेड़ की किस्में, बकरी की किस्मों पर तो हम सभी लोगों ने बात ही कर ली। अब कुछ भेड़ की किस्में हम सभी लोग देख लेते हैं। भेड़ की किस्मों को अगर हम समझते हैं कौन कौन सी हैं, तो गुरेजी, लोही, चोकला, गुरेज, गुरेजी हो गई है एक, गुरेज बीकानेरी हो गई आपकी, गुरेज हो गया, लोही हो गया, चोकला, लिंकन हो गया, मेरिनो हो गया, वहीं बलूची और हिसारडेल, गद्दी, बिलारी, ये सभी किसकी किस्में हैं, तो भेड़ की किस्में हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए आप सभी लोग, नोट करते हैं इसको। गुरेज हो गई आपकी, गुरेज, लोही, गुरेज, लोही, गद्दी, बिलारी, गुरेज, लोही, गद्दी, बिलारी, बलूची, मेरिनो, लिंकन, बलूची, मेरिनो, लिंकन, हैम्पशायर, हैम्पशायर डाउन और हिसारडेल, कोलवर्थ, ये सभी भेड़ की किस्में हैं। तो समझ लेते हैं एक बार फिर से, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल किसकी है, तो आपका सही जवाब इसमें क्या था, ये जो लार्ज व्हाइट ये और यॉर्कशायर नस्ल है दोस्तों, यह सुअर की नस्ल है, आपका सही जवाब डी था। कुछ इसके अतिरिक्त किस नस्लों की बात की जाए, तो मिडिल वाइट हो गया, लैंड रेस हो गया, टाइमवर्थ, बर्साइल, ये सभी किस्में किसकी हैं, तो सुअर की किस्में हैं। बकरी की किस्मों के पर हम सभी लोगों ने पूर्व के प्रश्न पर ही बात कर ली। भेड़ की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की बात की जाए तो मेरिनो हो गया, लिंकन, हैम्पशायर डाउन, पोलवर्थ, हिसारडेल, गद्दी, बिलारी, बीकानेरी, गुरेज, लोही, चोकला, ये सभी किसकी किस्में हैं, तो भेड़ की नस्लें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि खीस क्या है। जो खीस होती है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि खीस है क्या। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं उनको उन पर नज़र डालते हैं। मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध। अब अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है संघनित दूध, अगला ऑप्शन वाष्पीकृत दूध, या फिर बिना जमा हुआ दूध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध, ये हो गया आपका खीस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो खीस है क्या, जब मादा क्या करती बच्चे को जन्म देती तो उसके तुरंत बाद अयन से प्राप्त होता है। खीस कहाँ से प्राप्त होता है, तो तुरंत बाद उसके अयन से प्राप्त होता है। अच्छा, खीस की अपनी महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है अपेक्षाकृत नॉर्मल दूध की अपेक्षा अधिक होती है। अब खीस से बात की जाए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की खीस में, तो दूध की अपेक्षा 2 गुना उसमें केसीन पाई जाती है, 2 से 6 गुना करीब एल्ब्यूमिन पाई जाती है, और बात की जाए 12 से 15 गुना ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, 9 गुना अधिक उसमें कैरोटीन पाई जाती है, और करीब लोहे की मात्रा 17 गुना अधिक होती है। तो खीस के कुछ अगर पोषण वैल्यू की बात की जाए उसको नोट कर लेते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध। अब इसकी कुछ खीस की पोषण वैल्यू नोट कर लेते हैं। पोषण मात्रा क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें अहम हैं। अच्छा, इसकी तुलना सामान्य दूध से की जाएगी। जो लोहा कितना पाया जाएगा, करीब 17 गुना अधिक लोहा पाया जाएगा, 17 गुना अधिक। वही खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना केसीन है। केसीन कितनी है, लोहा 17 गुना अधिक, केसीन की बात की जाए तो 2 गुना अधिक, और एल्ब्यूमिन कितनी अधिक है, तो दो से लेकर के 6 गुना करीब। जो एल्ब्यूमिन हमारी है कितनी अधिक है, 2 से 6 गुना।
वहीं ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात की जाए, जो ग्लोबुलिन होती है, जो ग्लोबुलिन होती है वह कितनी रहेगी, तो 12 से 15 गुना करीब, 12 से 15 गुना, और 9 गुना अधिक कितना पाया जाएगा, 9 गुना अधिक जो होता है कैरोटीन पाया जाता है। तो एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि खीस है क्या। तो जो माता के द्वारा जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसके बाद आयन से प्राप्त होता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ताकि बच्चे को उचित पोषण वैल्यू, उचित पोषण मात्रा प्राप्त हो सके। ठीक है। अब दूध की अपेक्षा 2 गुना उसमें क्या पाई जाती है, केसीन पाई जाती है। वहीं 2 से 6 गुना एल्ब्यूमिन पाई जाती है। लोहे की मात्रा कितनी रहती है, 17 गुना करीब लोहा अधिक पाया जाता है। और जो 12 से 15 गुना करीब ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, और 9 गुना अधिक करीब कैरोटीन पाई जाती है। बाकी मैंने नोट कर दिया, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है। क्या कह रहा है कि जो 400 किलोग्राम वाली भैंस, कह रहा है कि जो 400 किलोग्राम की जो भैंस है वो प्रतिदिन 10 लीटर करीब जो दूध देती है, उसको कितने रातों को की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कह रहा है कि इसको कितना रातों दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, आपके ऑप्शंस क्या हैं, 3.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, या फिर 5.5 किलोग्राम, या 6.5 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5.5 किलोग्राम। तो दूध उत्पादन के लिए दिए जाने वाले रातों ये जो दाने होते हैं गाय, उसकी अगर मात्रा की बात की जाए, जो करीब 400 किलोग्राम जो भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती, उसका अमूमन 5.5 किलोग्राम के आसपास हो जाएगा। आगे नोट करते हैं, इसको समझते हैं, कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। जैसे कि दूध उत्पादन के लिए दिए जाने वाले रातों अर्थात दाने को गाय को जो 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 3 लीटर दूध उत्पादन पर दिया जाता है। कह रहा है कि यदि कोई गाय जो होती है 1 किलोग्राम दाना उसको दिया जाएगा तो वह 3 लीटर दूध का उत्पादन करती है। कितना दे दिया जाएगा, गाय क्या जो 3 किलोग्राम, जो 3 लीटर दूध का उत्पादन करती है, 3 लीटर अगर दूध दे रही है दोस्तों, तो उसे करीब 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। भैंस को जो 2.5 लीटर दूध का उत्पादन करती है, वहीं भैंस की बात की जाए, जो करीब कितना 2.5 लीटर दूध अगर दे रही है, तो उसको आमतौर पर कितना दिया जाना चाहिए, 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। और यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है, ठीक है, और तो करीब उसको 4 किलोग्राम के आसपास दाना दिया जाना चाहिए। यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसको कितना दिया जाना चाहिए दाना, करीब 4 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। जीवन निर्वाह की बात की जाए, जीवन निर्वाह के लिए अक्सर पूछा जाता है कि कितना दाना दिया जाना चाहिए। तो जो बछड़े, बछिया एवं देसी गाय होती उनको 1 किलोग्राम प्रतिदिन दाना दिया जाना चाहिए। वहीं संकर गाय, बैल, सांड व भैंस को करीब 1.5 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए कितना, जीवन निर्वाह दाना किसको किसको, तो आपके बछड़ा, बछिया, बछड़ा हो गया आपका, बछिया हो गई आपकी, बछड़ा, बछिया, और क्या, देसी गाय, देसी गाय, इन सबको कितना दाना दिया जाना चाहिए, तो करीब 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। वहीं संकर गाय, बैल
संकर गाय, बैल, सांड व भैंस, इनको कितना दाना दिया जाना चाहिए? संकर गाय आपकी हो गई सामान्य गाय से अलग, बैल, सांड हो गया और भैंस को 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दाना दिया जाना चाहिए। जो मात्रा रहेगी प्रतिदिन के हिसाब से रहेगी। तो एक बार फिर से समझते हैं, दूध उत्पादन के लिए जो दिए जाने वाले दाने होंगे किस प्रकार दिया जाएगा। यदि कोई गाय 1 किलोग्राम दाना उसको तब दिया जाएगा जब 3 लीटर दूध उत्पादन कर रही है। वहीं अगर भैंस की बात की जाए तो करीब अगर वह 2.5 लीटर दूध दे रही है दोस्तों, तो उसको 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना चाहिए। वहीं जीवन निर्वाह के लिए जो दाने प्रदान किए जाते हैं उसकी बात की जाए अगर, तो जैसे कि बछड़ा हो गया आपका, बछिया या फिर देसी गाय हो गई, उनको 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। संकर गाय, बैल, सांड व भैंस को अमूमन 1.5 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, ताजे दूध का पीएच मान क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं 5.5, कह रहा है कि 5.5, 6.7, 7.4 या और 8.5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ताजे दूध का जो पीएच मान होता है अमूमन 5.5, 6.5 से लेकर के 6.7 तक के बीच होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। नोट करते हैं ताजे दूध का पीएच मान। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है करीब? तो अगर इसकी बात की जाए 6.5 से लेकर के करीब 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच, ठीक है। वहीं औसत कितना होता है? तो 6.6 होता है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम सभी लोग नज़र डालें तो जो थनैला रोग से अगर कोई पशु जो होता है ग्रसित होता है तो उसके दूध का पीएच मान 6.7 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है। थनैला रोग से ग्रसित यदि कोई पशु थनैले रोग से ग्रसित है तो उसका पीएच मान कितना रहेगा? 6.7 से लेकर के 7.5 तक बढ़ जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य है पीएच मान। और आगे बात करें जो खीस होता है कैसा होता है? तो खीस प्रकृति में अम्लीय होता है जिसका पीएच मान अमूमन 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच होता है। तो थनैला रोग से ग्रसित पशु हो गया आपका। वहीं खीस की बात की जाए, दूध के साथ साथ खीस भी इम्पोर्टेंट है। खीस प्रकृति में होता कैसा है? प्रकृति हो गई आपकी अम्लीय और इसका पीएच मान 5.7 से लेकर के कितना होता है? तो अमूमन 6.4 के बीच होता है। वहीं औसत की अगर बात की जाए, औसतन कितना होता है? तो 6 के आसपास होता है। एक बार फिर से समझते हैं ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच में होता है, जिसे हम औसतन 6.6 कह सकते हैं। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान कितना होता है? तो थनैला रोग से अगर कोई पशु ग्रसित हो जाता है तो उसका पीएच मान अमूमन 6.7 से लेकर के 7.5 के बीच में हो जाता है। खीस की प्रकृति अमूमन अम्लीय होती है। अगर इसके पीएच मान की बात की जाए तो 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच होता है, जिसे हम औसतन 6 के रूप में पहचान सकते हैं, फिर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है? कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी नस्ल है जो दूध का उत्पादन सर्वाधिक करती है। आपके ऑप्शन हैं जर्सी, लाल सिंधी या फिर रेड डेन या होल्स्टीन फ्रिजियन। कौन कौन सी? या तो आपकी जर्सी हो गई, या आपकी लाल सिंधी हो गई, या रेड डेन हो गई, या होल्स्टीन फ्रिजियन हो गई। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा आपका सही जवाब, क्योंकि होल्स्टीन जो फ्रिजियन है गाय की नस्ल संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाली नस्ल है। ये एक ब्यात में करीब जो प्रति ब्यात के हिसाब से 5000 से लेकर के 6000 लीटर दूध का उत्पादन करती है। तो अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, कितना क्या करती है होल्स्टीन फ्रिजियन जो है आपकी। अच्छा अभी नोट कर लेंगे, पहले क्या करते हैं अलग अलग नोट करते हैं, फिर डी आपका सही हो गया यहाँ पर। तो जर्सी की अगर बात की जाए, जर्सी हो गई आपकी, आयरशायर हो गई, आयरशायर हो गई। एक मिनट एक सारणी बनाते हैं। इधर लेते हैं, लिखते हैं नस्ल, इधर लिखते हैं उनका उद्गम, और इधर लिखते हैं दूध उत्पादन उनका कितना है लीटर प्रति ब्यात। तो अब आते हैं अपनी नस्लों पर, जैसे कि जर्सी हो गई। जर्सी की अगर कहा जाए कि इसका संबंध कहाँ से माना जाता है, तो इंग्लैंड से माना जाता है। और इसके अगर दूध उत्पादन की बात की जाए, इसका अमूमन कितना दूध उत्पादन रहता है, तो 4000 लीटर प्रति ब्यात के आसपास रहता है। अगली नस्ल की ओर बढ़े तो आयरशायर। आयरशायर का संबंध कहाँ से है, तो स्कॉटलैंड से है। आयरशायर का संबंध कहाँ से हो गया, स्कॉटलैंड से हो गया। और अगर दूध उत्पादन की बात की जाए तो 4840 लीटर के आसपास इसका दूध उत्पादन रहता है। कितना, तो 4840 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से कह सकते हैं कि इसका दूध उत्पादन रहता है आमतौर पर। ब्राउन स्विस कौन सी, तो ब्राउन स्विस। तो ब्राउन स्विस का अगर संबंध कहाँ से है, स्विट्जरलैंड से। स्विस से स्विट्जरलैंड हो गया आपका, स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस का उद्गम कहाँ से माना जाएगा, इसका संबंध दोस्तों स्विट्जरलैंड से कह सकते हैं। और इसका दूध उत्पादन कितना रहता है, तो 5250 के आसपास इसका दूध उत्पादन रहता है। 5250 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से इसका दूध उत्पादन रहता है। ब्राउन स्विस हो गया आपका। अगली आपकी होल्स्टीन फ्रिजियन हो गई, जो हमारा की अंतिम है होल्स्टीन फ्रिजियन, जो हमारे प्रश्न से भी संबंधित है। तो इसका संबंध बात किया है तो होल्स्टीन फ्रिजियन का संबंध हॉलैंड से है। हॉलैंड से इसका दूध उत्पादन अमूमन कितना रहता है, तो 5000 से लेकर के 6000 के बीच में रहता है। औसतन इसका दूध उत्पादन कितना माना गया, तो 6150 लीटर। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ पर उद्गम के स्थान पर संबंधित देश लिख लेते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। संबंधित देश या फिर संबंधित क्षेत्र। तो कह रहा आपका प्रश्न क्या है, संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक नस्ल की बात की जा रही है। तो अमूमन आमतौर पर जो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या है, होल्स्टीन फ्रिजियन है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नस्लों पर अगर हम सभी लोग नज़र डालते हैं, जैसे कि जो कि जर्सी का संबंध किस देश से है, तो इंग्लैंड से संबंधित है। और इसका दूध उत्पादन प्रति लीटर के हिसाब लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से कितना है, तो 4000 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन है। आयरशायर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्कॉटलैंड से संबंधित है। और इसका अमूमन दूध उत्पादन कितना है, 4840 लीटर प्रति ब्यात। वहीं ब्राउन स्विस की अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड से संबंधित है ब्राउन स्विस, जबकि इसका दूध उत्पादन 5250 लीटर प्रति ब्यात है। होल्स्टीन जो फ्रिजियन है हॉलैंड से संबंधित है, इसका दूध उत्पादन क्या है, 6150 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से औसतन रहता है। मोटे तौर पर आप ऐसे याद रखिए, आयरशायर का 5000, स्विट्जरलैंड का 5000, होल्स्टीन फ्रिजियन का 6000 और जर्सी का 4000, ताकि आप सभी लोगों को आंकड़े याद करने में
आसानी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है? कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसको हम सभी लोग पोल्ट्री कैपिटल के रूप में उल्लेखित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, क्या ये सही जवाब है, या फिर उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? तो इसका सही जवाब दोस्तों आंध्र प्रदेश है। आपका ऑप्शन ए सही है। आंध्र प्रदेश को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में इसकी रैंकिंग कौन सी? तो प्रथम है। इसको नोट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या, आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या, आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हालांकि ये आंकड़े हैं, कभी भी परिवर्तित भी हो सकते हैं। फिलहाल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान बनाए हुए है। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, आगे बढ़ते हैं। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो बच्चा नवजात होता है, जो बछड़ा होता है, उसको क्या किया जाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, एंटीबॉडीज या फिर मैग्नीशियम। तो जो खीस होता है, हम बात कर ही चुके हैं, खीस से संबंधित एक प्रश्न पर और बात कर चुके हैं। खीस मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम आयन स्राव होता है, जिसमें क्या होती हैं? एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। नवजात बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने में सहायता करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है? बच्चों को रोग ना हो और स्वस्थ रहें। तो ये थे हमारे प्रश्न दोस्तों। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। बाकी आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें किस्में हो गई। अच्छा, एक प्रश्न से कई प्रश्न आप सभी लोग करते हैं। मोटे तौर पर सीधे भी पूछा जा सकता है, कभी कभी अक्सर मिलान करके पूछा जाता है। खैर, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।